ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तो स्वामी जी की किताब, स्वामी जी का पत्र, उसके ऊपर में हम चिंतन कर रहे थे कि अपने गुरु भाइयों को स्वामी जी इकट्ठा होने के लिए पत्र लिखते हैं और इकट्ठा होकर के संघ की स्थापना करने के लिए। जो परिव्राजक होकर के प्रव्रज्या करते हुए शहर शहर गांव गांव चलते हुए भिक्षा ग्रहण करके बस सिर्फ ईश्वर के नाम में मग्न हो जाना, वो समय अभी समाप्त हो गया। अभी ठाकुर के पास से जो धन बटोरा है, वो अभी अपने हृदय में जो संरक्षित रखा है, उसको उसको अपने हृदय के दरवाजे खोल करके सभी के बीच में वितरण करने का समय आ गया है। तो इसके बारे में स्वामी जी सबको लिख रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में पढ़ता हूं यहाँ पे। लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसकी एक लाइन पढ़ लेता हूँ। যার মনে সাহস হৃদয়ে ভালোবাসা আছে সে আমার সঙ্গে আসুক, बाकी काउके आमी चाई ना। जिसके हृदय में साहस है, जिसके मन में प्रेम और स्नेह है, वो मेरे साथ में आए, और किसी को मैं चाहता नहीं। मार कृपाय आमी एका 1 लाख आछी 20 लाख होवो। माँ की कृपा से मैं अकेला ही 1 लाख के बराबर हूं और 20 लाख के बराबर होऊंगा। तो स्वामी जी ने ये जो अजी यदि हमको कोई बड़ा कार्य करना है तो हृदय में तो एक ये भी चाहिए, आत्मविश्वास भी चाहिए, आत्मश्रद्धा भी चाहिए। ये जो मैं जब स्टूडेंट डेज की मैं यदि बात याद करूं तो हम लोग आपस में डिस्कस किया करते थे कि कौन पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास अटेंड कर रहा है, कौन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास अटेंड कर रहा है। हमारे सिटी में ऐसा एक दो क्लासेस थे कि बड़े ही पॉपुलर थे कि आप जैसे ग्रेजुएशन या तो कॉलेज में प्रवेश करते हैं या तो फिर ग्रेजुएशन का समय आता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्लासेस में जाते हैं। पर्सनालिटी डेवलप करना है, इंग्लिश सीखना है। क्यों ये सब करना है? जिससे कि यदि आप जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या तो कोई भी अभी बाहर जा कर के काम करना है ना, अभी तक तो पिताजी ने खिलाया पिलाया सब कुछ किया, अभी तो अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो फिर अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बाहर जाकर के बोलने के लिए एक जो साहस चाहिए भीतर से, एक कॉन्फिडेंस चाहिए, वो कहाँ से आएगा? तो ये सब क्लास करके हम लोग लाते हैं। यदि ये सब क्लासेस में स्वामी जी की किताब पढ़ाई जाए तो मुझे लगता है कि इनका सिलेबस विल बी इम्प्रूव्ड अ लॉट। क्योंकि स्वामी जी हमको जिस तरह से आत्मश्रद्धा सिखाते हैं, वो इज अ यूनिक वे। क्योंकि क्या है कि यदि आपको अभी क्या होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये लोग अर्थ बेसिकली मैं देखता हूँ क्या करते हैं, अपने ईगो का प्रोजेक्शन, एक अग्रेसिव अप्रोच लेकर के दूसरों को अपनी पर्सनालिटी से ये कर देना, दबा देना, या तो फिर उनके ऊपर में हावी हो जाना। इस तरह से एक अग्रेसिव एक उनका टेंडेंसी रहता है। ये जब आप किताबें भी पढ़ेंगे तो इसी तरह की पढ़ेंगे। स्टीव जॉब्स की स्टाइल्स थी, फिर ये जो बिल गेट्स की स्टाइल थी, या तो स्टीव बॉलमर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ था, इन सब की स्टाइल क्या थी? वो लोग बड़े ही अग्रेसिव थे काम करने में। अपने कोवर्कर से, कलीग्स है उनके साथ, उनको डांट करके बात करते थे और उनको माने अपनी पर्सनालिटी से उनको अंजित कर देने का प्रयास करते थे। तो अभी स्वामी जी का है कि इफ यू वांट टू मैग्नीफाई योर पर्सनालिटी देन यू हैव टू मैग्नीफाई, प्रोजेक्ट द लव फ्रॉम योर हार्ट। इससे क्या होता है कि मेरा मन भी शांत रहता है और आपके मन में भी ऐसा कोई हिंसा का उदय नहीं होता। तो इसीलिए स्वामी जी इस वे ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मश्रद्धा, आत्मसाहस और सबके प्रति स्नेह और सहानुभूति। अभी स्वामी जी क्या है कि एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखते हैं। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक इस तरह से एक फिलोसॉफिकल वर्ड है। इसका अर्थ क्या है
कि यदि आप कोई भी किताब या तो सिस्टमैटिकली लिखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आपको जो 5-10 टॉपिक के ऊपर में लिखना है, वो टॉपिक के ऊपर में सब कुछ खोज लेंगे, सब कुछ सोच लेंगे, सब पूरा रिसर्च कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि इस टॉपिक एक-एक टॉपिक को लेकर के आपके विचार रखते जाएँगे। यानी एक टॉपिक लिया, उसको संपूर्ण किया, उसके बारे में आपको जो कुछ भी कहना है, उसके बाद में दूसरा टॉपिक लिया और उसके बारे में आपने कहा। किंतु स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ अ डिवाइस, इज़ अ फिलोसॉफिकल लिटरेरी डिवाइस। इसमें क्या होता है, आप जो सोचते हैं, वही बोलते हैं और सीधा वही लिखते हैं। किसी भी तरह से इसको सिस्टमैटाइज़ करने का प्रयास नहीं करते। हालाँकि आपका रिसर्च बड़ा डीप होगा, उस टॉपिक के ऊपर में आपका थिंकिंग शायद हो सकता है कि बड़ा ही गहन हो, किंतु जब आप उसको एक्सप्रेस करते हैं, आप उसको सिस्टमैटाइज़ करने का प्रयास नहीं करते। इसको कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अर्थात कि जैसे आपने सोचा, वैसे ही आपने बोल दिया। जैसे जनरली हम लोग ऐसा ही बोल सोचते हैं। सोचने में कोई टॉपिकल माने कैटेगराइज़ करके हम लोग कुछ भी सोचते नहीं। अपना ब्रेन जो है इज़ अ ग्रेट क्रिएटिव डिवाइस। इसके भीतर में हज़ारों टॉपिक्स चलते रहते हैं, एक दूसरे के साथ में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता रहता है। वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की ओर एक क्रिएटिव जंप लगाता है अपना माइंड, जिसको कि क्वांटम डिवाइस आज की लैंग्वेज में यदि कहेंगे तो आवर ब्रेन इज़ अ क्वांटम डिवाइस। इट डज़ नॉट फॉलो द क्लासिकल लॉज़ ऑफ कॉज़ एंड इफ़ेक्ट। अर्थात कि क्या है कि क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि यदि आपने एक मान लीजिए कि एक कैरम बोर्ड है, हम लोग सब छोटे थे तो हम लोग सब कैरम खेलते थे। मैं भी जब वेकेशन होता था अपने गांव जाता था तो वो मेरी उम्र के जितने भी ये कजिन वगैरह थे, मित्र थे, सब मिलके कैरम खेलते थे। तो एक यदि आपने स्ट्राइक किया कैरम को, एक जो होती है वो जो क्या बोलती है वो खेलने वाली वो जो ये होता है, तो एक उसमें से दूसरे ने स्ट्राइक किया तो इमीडिएटली पहले वाले की जो गति है और डायरेक्शन है, वेलोसिटी एंड स्पीड एंड डायरेक्शन, वो दूसरे वाले में शिफ्ट हो जाएगी। ये बिलियर्ड बोर्ड जिसको आप देखते हैं, इसमें भी ऐसा ही होता है। यदि किसी के एक चीज से किसी चीज पे आघात किया जाए तो प्रथम चीज का स्ट्रेंथ एनर्जी वो दूसरी चीज में ट्रांसफर होता है। ये है क्लासिकल लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। किंतु अपना ब्रेन इस तरह से कॉज एंड इफेक्ट पे काम नहीं करता। वो कहीं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे, एक विचार से दूसरे विचार पे, एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन पे ऐसा जंप लगाएगा, ऐसा एक क्रिएटिव आइडिया खड़ा करेगा। तो अपना माइंड, अपना ब्रेन जिस तरह से सोचता है, नॉन लीनियर, यदि दूसरा एक इंग्लिश वर्ड यूज किया जाए, नॉन लीनियर, एक लाइन में नहीं सोचता। कभी ये शुरुआत में है लाइन के, तो कभी मिडल मिडल में है, तो कभी फिर से शुरुआत में आ गया, तो कहीं वो एंड में जंप लगा दिया, तो कहीं और किसी पोजीशन पे चला गया। नॉन लीनियर थिंकिंग, अपना ब्रेन नॉन लीनियर डिवाइस है, या तो कहेंगे कि क्वांटम डिवाइस है। तो ये क्वांटम डिवाइस हम जैसे जैसे सोचते हैं वैसे वैसे ही लिखते जाना, या तो फिर वैसे वैसे ही बोलते जाना, इसको कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जो मैं सोचता हूँ वही लिखता हूँ। तो यहाँ पे भी देखिए कि स्वामी जी किस तरह से अपने पत्र में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस डिवाइस के अनुसार एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में जंप लगाते हैं। दोनों में रिलेशन भी शायद नहीं है। एक ही पैराग्राफ में आप देखेंगे, अभी स्वामी जी के लिए या तो गुरु भाइयों के लिए ये सहज होगा कि एक टॉपिक इतना, एक माने एक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक, दूसरा कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक। हमारे लिए प्रत्येक टॉपिक को रिकॉग्नाइज करना और उसको एनालाइज करना, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम लोग इसको वैसे ही यदि जाने दे, अच्छा ठीक है, स्वामी जी अभी लिखते हैं कि वो कोई कहता है कि अरे तुम अभी अमेरिका में जाकर के हल्ला गुल्ला मचा रहे हो, घर वापस आ जाओ, ये सब क्या है। फिर दूसरी ही टॉपिक में स्वामी जी कहते हैं कि जिसके हृदय में भालोबासा अर्थात कि स्नेह और प्रेम है, वही मेरे साथ में आएंगे। और तीसरा टॉपिक है कि स्वामी जी बताते हैं, पूछते हैं कि सभी गुरु भाई अभी कहाँ कहाँ पे है, वो सब आकर के मिले, क्योंकि अभी तो संघ की स्थापना करने का समय आ गया है। तो ये एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे स्वामी जी जब जाते हैं तो प्रत्येक टॉपिक को हमको रिकॉग्नाइज करना कि हाँ, यहाँ से एक नई बात चालू हो रही है, तभी अपना एनालिसिस कंप्लीट होगा। मेरी किताब में देखिए
कि मैंने सभी टॉपिक्स को मैंने डिमार्क के पेंसिल से ये मार्क करके रखा है कि यहाँ से एक टॉपिक है, यहाँ से दूसरा है, यहाँ से तीसरा है। तो ऐसे ही अभी इसके बाद में जो स्वामी जी कहते हैं इट्स कंप्लीटली न्यू टॉपिक। स्वामी जी क्या कहते हैं? আমার একটি কাজ হয়ে গেলেই আমি নিশ্চিত। मेरा एक काम हो जाने से ही मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। कौन सा काम होने से स्वामी निश्चिंत हो जाएंगे स्वामी जी? राखाल भाया तुम्ही उद्योग करे शेटी करे देवे। स्वामी जी कहते हैं कि राखाल भाई तुम मेहनत करके, उद्योग अर्थात की मेहनत, महाभारत में है उद्योग पर्व अर्थात की युद्ध का प्रारंभ करने से पहले, युद्ध करने से पहले युद्ध के लिए जो तैयारी करनी होती है, अस्त्र शस्त्र का इकट्ठा करना होता है, यदि फंड कलेक्ट करना होता है, वॉरियर्स यानी कि सैनिक लोगों को ट्रेन करना होता है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनानी होती है, तो उसको कहते हैं उद्योग। तो स्वामी जी कहते हैं अपने गुरु भाई से कि तुम उद्योग करके उसको कर दो। क्या करने से स्वामी जी का हृदय शांत होगा? क्या करने से स्वामी जी निश्चिंत हो गए? माँ ठाकुरानीर जन्नो एकटा जाएगा, माँ के लिए एक जगह खरीद करना है। ये स्वामी जी का इटर्नल ड्रीम था कि पुरुषों का मठ उस होने से पहले स्त्रियों का मठ स्टार्ट हो। क्योंकि देखिए स्वामी जी का ये एक वर्ल्ड विजन था कि उन्होंने जिस तरह से भारत में स्त्रियों की परिस्थिति देखी और अमेरिका जाकर के उन्होंने जो दिखा, तो ये जब कंपेयर करके उनका मन बड़ा ही दुखित हो गया। यहाँ पे भारत में देखिए कि स्त्रियों को किस तरह से उनको एक बंधन में डाल करके रखा गया है। माँ का खुद का लाइफ देख लीजिए, हालांकि माँ का लाइफ यूनिक है, किंतु फिर भी उनको लाइफ देख करके हमको उस समय के रीति रिवाजों का पता चलता है कि किस तरह से एक छोटे से नहबत में रहती थी, पुरुषों के सामने नहीं आती थी, किस तरह से बड़ी ही छोटी उम्र में विवाह हुआ था। तो ये सब प्रथाएं माँ के लिए तो ठीक है, जगदम्बा है, आध्यात्मिक शक्ति का वितरण करना है, उनके लिए ठीक है, किंतु बाकी सब स्त्रियों के लिए इस तरह से बंधन में रहने से क्या है, मन संकुचित हो जाता है, मन कुंठित हो जाता है। अभी इस तरह से कुंठित शरीर और मन को लेकर के जब वो बच्चे का लालन पालन करेगी, तब वो तो ठीक तरह से होगा नहीं यदि माँ में ही स्ट्रेंथ नहीं है, माँ के भीतर में ही कुपोषण है, या तो फिर एक माइंड डेवलप करने की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो ये माँ अपने बच्चों को क्या सिखाएगी, अपने बच्चे को क्या सिखाएगी? एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट मदर इज द फर्स्ट टीचर। आप जब बच्चा जन्म लेता है तो 3 साल तक तो उसकी माँ ही उसकी सबसे बड़ी टीचर है। उसके बाद में आप किसी भी उसको माने किंडरगार्टन में, केजी माने किंडरगार्टन में डाले, या तो फिर ये आप किसी भी अच्छी स्कूल में उसको ले जाए, बाल मंदिर बोलते हैं यहाँ पे इंडिया में, तो कितने ही अच्छे बाल मंदिर में आप बच्चे को एडमिट कराए, कितनी भी अच्छी स्कूल में लाखों रुपया फीस दे करके ये इंटरनेशनल आईबी स्कूल्स वगैरह जो होती है उसमें आप डाले, किंतु उसका जो फॉर्मेशन पीरियड है वो तो 1 से 3 साल का है। ये जो मैं एक चार्ट देखा था एक बार ब्रेन डेवलपमेंट का, कि ब्रेन जब डेवलप होता है, जैसे हमारा बॉडी डेवलप होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो जो 5-10 केजी उसका वेट होगा, तब से लेकर के ये जो 30-40 केजी वेट वो बड़ा होने तक उसका होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड तक। तो ये जो बॉडी जिस तरह से डेवलप होती है, ब्रेन भी डेवलप होता है, किंतु अपना फिजिकल डेवलपमेंट अप टू द एज ऑफ 17, 18, 19, 20 तक चलता रहता है। ब्रेन का किंतु क्या होता है, वो चार्ट है ना, पहले तो ऐसा सीधा ऊपर जाता है, फिर ऐसा टेपर हो जाता है, अर्थात कि बिल्कुल 1 से 3 साल की उम्र में ब्रेन जो डेवलप होना था छोटी साइज से लेकर के बड़ी साइज का, 90% डेवलपमेंट उस समय हो जाता है, बाकी 10% डेवलपमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स होता है। अर्थात कि ब्रेन डेवलपमेंट जब एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट,
अर्थात कि विस्फोटक उसमें विस्तार हो रहा है ब्रेन की साइज़ में, वो समय बच्चा अपनी माँ के पास में ही सबसे ज़्यादा रहता है। अर्थात कि माँ के संस्कार, माँ का लर्निंग, माँ का चरित्र, माँ का स्वास्थ्य, ये सब बच्चे के डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा एक फैक्टर बन के होता है। मैं जब रांची में था, तो हम लोग वहाँ पे इस तरह से माँ के लिए पोषक आहार की व्यवस्था कर रांची में अपना केवीके है, कृषि विज्ञान केंद्र, अपना आश्रम जो है, उसको गवर्नमेंट ने एक कृषि विज्ञान केंद्र ग्रांट किया है, कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में रिकॉग्नाइज़ किया है। उसका नाम है दिव्यायन। तो ये अर्थात कि अपना आश्रम तो है ही है, किंतु आश्रम के द्वारा चल रहा ये इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन का नाम है दिव्यायन। तो ये दिव्यायन झारखंड गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के गांव-गांव में ट्राइबल एरियाज़ में जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, वहाँ हम लोग जाते थे, हमारे ट्रेनर्स जाते थे और स्त्रियों को सिखाते थे कि गर्भवती स्त्री है, तो उनको किस तरह से पोषक आहार मिलना चाहिए। ऐसा होने से ही यदि माँ को पोषक आहार गर्भावस्था में ही मिलता है, तो बच्चे का जब जन्म होता है, तो उसको कुपोषण का शिकार नहीं होता। वरना तो वहाँ पे बहुत सारी जगह पे ये जो ट्राइबल एरियाज़ में हम लोग गाँव-गाँव जाकर के देखते थे कि किस तरह से माँ और बच्चा दोनों कुपोषण का शिकार है। और कुपोषण अर्थात कि ये जो वाइटल विटामिन्स, मिनरल्स, ये प्रोटीन्स, ये वगैरह नहीं मिलने से फिजिकली आपका शरीर स्टंट हो जाता है, अर्थात कि उसका ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होता, मेंटल ग्रोथ नहीं होता, फिजिकल ग्रोथ नहीं होता। अर्थात कि माँ को पौष्टिक आहार देना ये एक बड़ा ही आवश्यक है। तो इस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट चलाते थे कि हमारे ट्रेनर्स, हमारे ये एक्सटेंशन ऑफिसर्स ये ट्राइबल एरियाज में जाते थे और ये सब पौष्टिक आहार गर्भवती स्त्रियों को देते थे। अभी तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बहुत सारी जगह पे ओपन हो गए हैं, किंतु जब हमने ये काम स्टार्ट किया था आज से 70 इयर्स अगो, 60-70 साल पहले, तब हम रामकृष्ण आश्रम ही था जो कि इतना इंटीरियर में जाता था और इनके साथ में काम करता था। तो अभी देखिए कि हमको पता है कि ये भारत जब गुलाम था आज से 100 सवा 100 200 साल पहले, स्वामी जी जब भारत 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 में गांव-गांव, शहर-शहर घूमे थे, तो उन्होंने देखा था कि स्त्रियों को लेकर के कितनी अंधश्रद्धा है। उनका शारीरिक, मानसिक विकास होने में कितनी सारी बाधाएँ हैं और माँ यदि अस्वस्थ है या तो फिर उसका फिज़िकल, मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है, तो बच्चा भी इसी तरह से कुपोषण का शिकार होगा और यही बच्चा बड़ा होकर के भारत का नागरिक होगा। तो कैसा नागरिक होगा? नहीं वो ठीक से यदि एक वॉरियर बन पाएगा, नहीं ठीक से वो एक टीचर हो पाएगा, नहीं वो ठीक से एक स्टेट्समैन हो पाएगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 30 करोड़ की पॉपुलेशन, उसमें से मुट्ठी भर लोग थे जो कि अपर मिडल क्लास में थे, जहाँ पे स्त्रियों को थोड़ा बहुत डेवलप होने की तक मिलती थी, अपॉर्च्युनिटी मिलती थी। स्वामी जी के खुद के फैमिली में देखिए कि उनकी माताजी की माताजी, नानी ने वो एक ग्रंथ की रचना की थी। उनकी माताजी भी पढ़ाई-लिखाई अच्छे से जानती थी और वो माने एक कल्चर्ड फैमिली था, जहाँ पे स्त्रियों को भी इस तरह से विद्या अभ्यास करने का, विद्या अर्जन करने का एक सुयोग मिलता था। किंतु इस तरह के फैमिली कितने थे भारत में? ज़्यादातर फैमिली में इतनी अंधश्रद्धाएँ, इतना ये ट्रेडिशंस, बैड ट्रेडिशंस जो कि इनके साथ में जुड़ा हुआ है कि ना ही स्त्रियों का डेवलपमेंट होता है, ना ही बच्चों का, और जिससे कि असर क्या होगा भारत के भविष्य के ऊपर में, क्योंकि जितने भी भविष्य के नागरिक हैं, वो सभी लोगों के बचपन में इनको प्रॉपर एक गाइडेंस माँ के द्वारा नहीं मिला। तो ये स्त्रियों की जो पूरी परिस्थिति है, इसको पूरे समाज को स्वामी जी को अपलिफ्ट करना था। और ये भी बात याद रखिए कि किस तरह से स्वामी जी की एक नेचुरल टेंडेंसी थी ना, ठाकुर की महासमाधि के बाद में हमेशा वो सोचते थे कि मैं बस अभी समाधि में चला जाऊं और फिर मैं समाधि में ही रहूं, बीच-बीच में थोड़ा-सा नीचे आकर के, पृथ्वी पे आकर के आहार वगैरह ग्रहण करके शरीर धारण करने लायक, और फिर से मैं समाधि में चला जाऊं। तो अल्मोड़ा जाकर
करके उन्होंने ये किया भी सही। अल्मोड़ा गुफा में बैठे थे एक और ध्यान कर रहे थे और ध्यान में इतने मग्न हो गए जैसे शिव कैलाश के ऊपर में बर्फीले चट्टानों के भीतर में वो बर्फ की तरह फ्रीज होकर के ध्यान करते हैं, वैसे ही स्वामी जी इस तरह से फ्रीज हो गए थे, स्थिर होकर के ध्यान कर रहे थे अल्मोड़ा में, हिमालय में। उस समय क्या हुआ, उनकी बहन ने आत्महत्या की और ये समाचार उनके पास में आया और ये बात देख करके स्वामी जी को इतना दुख हुआ, कष्ट हुआ। बात सिर्फ ये नहीं है कि अपनी लाडली बहना के साथ में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, किंतु स्वामी जी तो शिव स्वरूप है, शिव स्वयं है। तो पूरे संसार की, पूरे भारतवर्ष की उनकी बहनों के साथ में क्या होता होगा, ये सोच कर के उनका मन बिल्कुल, उनकी आंखें आंसुओं से भर आई और उन्होंने सोचा कि अभी चलो वापिस भारत देश का भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि स्त्रियों की, पुरुषों की, देश की, राष्ट्र की क्या परिस्थिति है और उसके पुनरुत्थान के लिए क्या किया जाए। दिस इज द टर्निंग पॉइंट इन स्वामी जी's लाइफ। स्वामी जी के जीवन के जो कुछ कुछ टर्निंग पॉइंट्स मैंने देखे हैं, उसमें सर्वप्रथम तो ठाकुर के पास आगमन, उसके बाद में ये अल्मोड़ा की गुफा की घटना कि जबकि उनका पूरा मन ठाकुर के पास आने से ही आध्यात्मिक चेतना में, आध्यात्मिक साधना में, आध्यात्मिक जीवन में वो डूब गए थे। उन्होंने यही सोच लिया था कि जिस तरह से ठाकुर भी एक दक्षिणेश्वर में अपने छोटे से कमरे में रह करके साधना की, बाद में भले ही उन्होंने भक्तों को आमंत्रित किया और उनके साथ में बात करते रहे, तो स्वामी जी भी शायद ऐसा ही कुछ करेंगे कि पहले तो जीवन भर साधना करेंगे, समाधि में डूबे रहेंगे और फिर आखिर आखिर में कुछ कुछ भक्त जो एक, माने एक निष्ठ शिष्य यदि उनके पास में इकट्ठा होते हैं तो उनको वो त्याग, वैराग्य, वेदांत की शिक्षा देंगे, ऐसा शायद उन्होंने अपने मन में सोचा होगा। किंतु भाग्य विधाता की ये इच्छा नहीं थी। स्वामी जी से एक बिल्कुल ही भिन्न कार्य करवाना था। ठाकुर का जीवन देखिए और स्वामी जी का जीवन देखिए, इससे बड़ा कॉन्ट्रास्ट दो लाइफ में आपको नहीं मिलेगा। कहाँ ठाकुर का संपूर्ण अंतर्मुख भाव और कहाँ स्वामी जी पूरे जगत में भारतवर्ष का वेदांत की प्रतिष्ठा करते हुए घूमे। ये क्रिश्चियन मिशनरी हो न कि वो मने फेनेटिक्स हो, इवन हिंदू धर्म के भीतर में कोई कोई फेनेटिक थे, कोई कोई रूढ़िचुस्त लोग थे जिनको कि स्वामी जी की बातें नहीं पसंद थी, सबके साथ में फाइट किया, संघ की स्थापना की। तो ना स्वामी जी का जीवन और ठाकुर का जीवन कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट। तो ये कॉन्ट्रास्ट पहले, सबसे पहले प्रोनाउंस हुआ, ये जो डाइवर्जेंस स्टार्ट हुआ वो अल्मोड़ा की गुफा की घटना से, कि जहां से स्वामी जी वापिस आए और भारत में भ्रमण स्टार्ट किया। तीसरा टर्निंग पॉइंट यदि देखेंगे तो कन्याकुमारी में वो शिलाखंड पे बैठे हुए थे और ठाकुर ने उनको प्रकट होकर के आदेश दिया था कि जाओ, तुमको पश्चिम की ओर यात्रा करनी। तो मुझे लगता है कि स्वामी जी का जो जीवन और रामकृष्ण संघ बाद में जो बना, उसके फाउंडेशन में ये तीन घटनाएं स्वामी जी के जीवन में हुई। इसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं, जिस पोजीशन में है वो इन तीन घटनाओं से। तो माने ये जो स्त्रियों के अपलिफ्टमेंट की बात है, स्त्रियों के कल्याण की जो बात है, वो स्वामी, वही एक्चुअली बात लेकर के ही तो स्वामी जी ने अपना भारत भ्रमण और जगत कल्याण के मिशन की शुरुआत की थी। तो स्वामी जी जब ये बात कहते हैं कि मेरा एक काम हो जाने से ही मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, राखाल भाई तुम उद्योग करके, मेहनत करके मेरा ये काम कर दो, माँ के लिए एक जगह खोज लो, माँ के लिए एक जगह मिल जाएगी, तो वहाँ पे स्त्रियों का मठ प्रारंभ होगा और फिर वही गार्गी, मैत्रेयी जो अपने पुराण काल की ऋषियाँ थी, वो फिर से भारत की इस धरा पे जन्म लेगी और भारत की संस्कृति और आध्यात्म फिर से आकाश को छूने लगेगा। आगे स्वामी जी लिखते हैं, आमार टाका कोड़ी सब मौजूद, अर्थात कि मेरे पास में टाका कड़ी अर्थात कि पैसा वगैरह सब है, खाली तुम्ही उठे पड़े लेगे एकटा जमी देखे सुने केनो। मेरे पास में पैसा वगैरह सब है, तुम सिर्फ एक काम करो, उठे पड़े ले गए, अर्थात कि उठ करके, चोटी बांध करके, शिखा बांध करके, कमर कस के जमीन देखने का
शुरुआत कर दो ज़मीन और ख़ास कर देखिए, यहाँ पे स्वामी जी ने कहा है उठे पड़े लेगे अर्थात कि मेहनत करके और शुने केनो अर्थात देखे शुने केनो माने ऐसा ही नहीं कि ज़मीन ले लो तो जैसे भी कहीं पे ज़मीन मिल गया, नहीं। मठ की स्थापना करनी है तो बड़ा ही सोच समझ करके ज़मीन लेना होता है। गंगा के किनारे ही लेना होगा, शुभ जगह देखनी होगी, बड़ी साइज़ चाहिए, आस-पास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बहुत कुछ सोचना पड़ता है। जिन लोगों ने ज़मीन खरीदने का काम किया है, उनको ये बात पता है। अभी यहाँ राजकोट की ही बात करूँ, तो पिछले साल तो क्या माने पिछले 5-1 साल से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि अहमदाबाद यानी कि गुजरात का सबसे बड़ा सिटी, गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर और उसके पास में ही है अहमदाबाद। तो एक्चुअली कैपिटल गांधीनगर है, किंतु सबसे बड़ा सिटी कहा जाए इंडस्ट्रियली वगैरह तरह से धन संपत्ति की दृष्टि से तो वो अहमदाबाद है। तो अहमदाबाद में रामकृष्ण मठ के लिए ज़मीन लेने की बात चल रही थी पिछले 5 साल से। यहाँ से हमारे बड़े महाराज, बाकी सब सन्यासी जाकर के कितनी ज़मीन देखे, कितना घूमे, तब कहीं जाकर के हमारे हाथ में एक ज़मीन हाथ में आई। और बजट भी तो देखना पड़ता है, जगह देखनी पड़ती है, सब कुछ। यानी कि जो ज़मीन खरीद करता है, उनको पता है कि ये कितना मुश्किल कार्य है। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि उठे पड़े लेगे, एक बार कमर कस के, देखे सुने, अर्थात कि ठीक से जाँच-पड़ताल करके एक ज़मीन खरीद लो। जमीर जन्नो 3-4 अथवा 5,000 पर्यंत लागे तो खती नाई। माने उस समय की बात है। स्वामी जी कहते हैं जमीन के लिए 3-4 या इवन 5,000 रुपया भी लग जाए तो कोई परेशानी नहीं है। आज आपको 3-4-5 करोड़ में भी जमीन नहीं मिलेगी यदि आपको बड़ी साइज और अच्छी जगह पे चाहिए। किंतु उस समय के अनुसार ये हजार अर्थात कि आज के करोड़ ही हुए। तो देखिए कि अच्छा एक दूसरी बात है, देखिए स्वामी जी ने अपने खून का पानी किया ना, लहू का पानी करके जो अमेरिका में जाकर के जो पैसे कलेक्ट कर रहे थे, भारत में एक शुभ कार्य का प्रारंभ हो, तो उसमें वो सक्सेसफुल हुए थे। बाकी बहुत सारे लोगों का मेरा भी शुरू-शुरू में एक इम्प्रेशन था कि पैसा वगैरह ज़्यादा नहीं मिला है क्योंकि स्वामी जी का एक टेंडेंसी ही था कि ये क्या है ना कि इवन स्वामी जी का ना ठाकुर का भी ये टेंडेंसी था। ठाकुर से ही स्वामी जी के भीतर में ये आया होगा। जब ठाकुर को वहाँ काशीपुर ले गए, तो वहाँ पे ऐसा था ना कि बात ऐसी थी शुरू-शुरू में ये सुरेश मित्र, रामचंद्र दत्त वगैरह ने क्या सोचा था कि हम लोग घर से यहाँ पे आएँगे, रात को घर चले जाएँगे, दिन में यहाँ पे रहेंगे, ठाकुर की सेवा करेंगे। और वहाँ पे जो काशीपुर की जो उद्यान गृह है, वहाँ पे ठाकुर रहेंगे, माँ रहेगी और शायद 1-2 सेवक रहेंगे। ऐसा सोच कर के वहाँ पे भाड़ा घर लिया गया था और खाने-पीने की व्यवस्था की गई थी। किंतु ऐसा हुआ आखिर-आखिर में कि ये त्यागी संतान ठाकुर के जितने भी थे, वो सब धीरे-धीरे करके वहाँ पे इकट्ठा होने लगे और दिन-रात वहीं पे रहने लगे। तो इससे तो नेचुरली ये तो सब यंग लड़के हैं, ये तो उनको तो आहार, भोजन भी तो ठीक से चाहिए, तो खर्चा थोड़ा-सा बढ़ने लगा। तो अभी ऐसी बातें होने लगी कि ये लड़के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो फिर हम लोग क्या इतना खर्चा कौन देगा? तो ये बात सुनकर के ठाकुर को बड़ा ही आघात लगा और ठाकुर ने कहा कि यदि इन लोगों के पास में खर्चा देने का साहस नहीं है, तो ठाकुर ने नरेन को क्या कहा था? "तोर कांधे बसिए जेखाने निये जाबी, सेखाने आमी जाओ।" अर्थात कि तुम अपने कंधों पे बिठा कर के मुझे जहाँ पे भी ले जाओगे, मैं जाऊँगा। इन लोगों के पास में तुम लोगों के खाने के लिए पैसा नहीं है, तो मुझे भी यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक ठाकुर ने कह दिया था। किंतु फिर बाद में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने और इसके साथ-साथ में ही दूसरा क्या चल रहा था, कुछ-कुछ लोग चंदा इकट्ठा करने का सोच रहे थे, कि ठाकुर के पास में जितने भक्त आएँगे, उनको कहेंगे कि अच्छा ठाकुर के लिए पैसा दो। तो ये बात ठाकुर को पसंद नहीं थी, ये चंदा इकट्ठा करना या तो फिर कोई ये सोचे कि अरे भाई मैं पैसा नहीं दूँगा ये वो। माने क्या होता है चंदे के रुपये से कौन खाना खाएगा? ठाकुर को तो ये बात नहीं पसंद थी। तो इसलिए ठाकुर ने ये गिरीश घोष है या तो उनको कहा था 1-2 भक्तों को कि देखो ये लोग चंदा इकट्ठा करने के बारे में सोच रहे हैं किंतु मुझे इस तरह से चंदे के रुपये पे नहीं रहना। तुम लोग एक मेरा
तुम लोग ये जो यहाँ का खर्चा है उसका भार ग्रहण कर लो। तो गिरीश ने कहा था कि अरे महाशय, मैं अपना अपना जो थिएटर है उसको बेच कर के रुपया कलेक्ट करूँगा और आपका भरण-पोषण करूँगा। अर्थात कि ये काशीपुर उद्यान गृह का जितना खर्चा है उसका निर्वाह मैं करूँगा। किंतु फिर आखिर में क्या हुआ कि ये सुरेश मित्र फिर उसने आकर के बहुत सारा ज़िम्मा अपने सर पे ले लिया। अर्थात कि कोई ऐसा रसददार देखिए कि रसददार पैसा देता है वो एक चीज़ है और चंदा इकट्ठा करना वो दूसरी चीज़ है। माने ये हमको आश्चर्य होता है कि इसमें कौन-सी माने डिफ़रेंस क्या है? एक धनी व्यक्ति पूरा माने खर्चा दे देता है या तो 2-3 धनी व्यक्ति हो करके पूरा खर्चा दे देंगे और बाकी बाकी भक्तों से थोड़ा-थोड़ा करके कलेक्ट करेंगे, उसमें क्या डिफ़रेंस क्या है? किंतु ये डिफ़रेंस है ठाकुर के मन में था और स्वामी जी के मन में भी था। और इसीलिए स्वामी जी जब अमेरिका में प्रवचन देते थे, तो क्या होता था कि लेक्चर हॉल में जैसे अमेरिका के चर्च वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे ट्रेडिशन होती है कि हैट अर्थात कि सर के ऊपर में जो टोपी पहनते हैं, वो ठंडी के दिनों में तो वहाँ पे तो ठंडी ही होती है, तो सभी लोग टोपी पहनते हैं, उसको हैट बोलते हैं। तो हैट को ऐसा घुमाते हैं उल्टा करके, तो जिनको चंदा देना होता है, तो हैट में डाल देते हैं। इसको कलेक्शन बोलते हैं, चर्च में कलेक्शन होता है इस तरह से कि वो जो प्रीस्ट होता है, वहाँ का जो बिशप होता है, वो प्रवचन देगा, वो जो मास या तो सर्विस ये सब वहाँ के कॉन्सेप्ट है, पूजा प्रार्थना जो भी है वो करेगा और फिर वो हैट घुमाएगा और जिसको कलेक्शन करना है उसमें वो चंदा डालेगा। तो इस तरह से स्वामी जी के प्रवचनों में भी इस तरह से एक पात्र घुमाया जाता था और इसमें पैसे डाले जाते थे। किंतु स्वामी जी क्या करते थे पता है? इसमें से बहुत सारे पैसे वो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते। जैसे ही उनकी नज़र में कोई ऐसी संस्था आई जैसे होम ऑफ ट्रूथ है या तो फिर ऐसा कोई गरीब व्यक्ति आया जैसे कि ये क्रिस्टिन ग्रीनस्टीडल है जो कि बाद में सिस्टर क्रिस्टिन, भगिनी क्रिस्टिन हुई स्वामी जी के साथ में भारत आई थी। ऐसे उनके जो दरिद्र डिसाइपल थे या तो ऐसी संस्थाएँ जो कि अच्छा काम कर रही है, स्वामी जी ये जो चंदा का पैसा इकट्ठा हुआ है वो सब उनको दे देते थे। फिर बाद में किंतु ये जब भारत में कार्य करने की बात आई तो उनके जो धनी जो डिसाइपल थी, मिसेस ओलीबुल है या तो फिर फ्रांसिस ये जो फ्रांसिस है उनका जो डिसाइपल था, ऐसे 3-4 डिसाइपल ने ही वो ज़्यादातर पैसा यहाँ पे दिया था बेलूर मठ की शुरुआत करने के लिए। तो यानी कि वो पैसा भी किस तरह से इकट्ठा करते हैं ये लोग, वो भी एक देखने की बात है। तो यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं कि ज़मीन के लिए 3-4 या तो फिर 5,000 भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। द्वार घोर द्वार एखोणे माटीर भालो एकतला कोठार चे माटीर घोर ढेर भालो क्रमे घर द्वार धीरे धीरे उठबे। अर्थात कि ये जो घर है, ये मकान जो ज़मीन के ऊपर में बनाएँगे, मिट्टी का होने से सबसे अच्छा है। एक माने एक पक्का मकान होने की बजाय सिर्फ़ म मिट्टी का मकान होगा तो बहुत अच्छा होगा। बाद-बाद में धीरे-धीरे करके पक्के मकान बनते रहेंगे। देखिए, स्वामी जी ने जो ऐसा कहा इसके भीतर में बहुत लंबा लॉजिक है। यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं? बहुत बार ऐसा होगा कि आपको यदि रहने के लिए जगह खोजनी है तो जैसे कि ये काशीपुर उद्यान गृह था, ठाकुर के रहने के लिए खोजा, उसमें क्या था? मकान जो था, वो भवन जो था, बड़ा ही सुंदर भवन था। 2 मंजिला भवन था, सब फैसिलिटी ज़्यादातर थी, किंतु ज़मीन बड़ी छोटी थी। अभी स्वामी जी क्या कहते हैं, उल्टा कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि लंबे समय तक हमारा मिशन चलने वाला है, तो हमको बड़ी साइज़ की ज़मीन चाहिए, जिससे कि भविष्य में हम लोग एक के बाद एक बहुत सारा डेवलपमेंट कर पाएँ। यदि वेद विद्यालय शुरू करना है, तो भी वहाँ पे शुरू हो जाए, उसके लिए ज़मीन वहीं पे हो। यदि मंदिर बनाना है, तो उसी के लिए भी वहाँ पे ज़मीन पर्याप्त हो। यदि बहुत बड़ा भंडार गृह बनाना है जिससे कि उत्सव करने के समय बहुत सारे भक्त आते हैं, उनके लिए भोजन पकाना और उनको बिठा करके आहार करने की व्यवस्था हो तो उसके लिए भी पर्याप्त जमीन हो। बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाना है
विद्यालय शुरू करना है, इतने सारे प्रोजेक्ट स्वामी जी के माइंड में थे। तो स्वामी जी कहते हैं कि 3, 4, 5,000 टाका जो है, पैसा जो है, वैसे लगता तो बड़ी रकम है, किंतु यदि हम पक्का मकान खोजने को जाएँगे तो क्या होगा? एक बड़ा मकान तो मिलेगा, किंतु ज़मीन बड़ी छोटी हो जाएगी। इससे क्या होगा कि शॉर्ट टर्म अपना काम तो चल जाएगा कि स्त्रियों को रहने के लिए, आहार करने के लिए, पूजा-पाठ करने के लिए जो बेसिक फैसिलिटी चाहिए वो मिल जाएगा। किंतु ज़मीन छोटी रहने से भविष्य में जो डेवलपमेंट होना है, वो शायद नहीं होगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि ज़मीन बड़ी ले लो। फिर लंबे समय तक, अभी तो 1500 साल तक मिशन चलने वाला है, एक के बाद एक बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करनी है, तो पर्याप्त ज़मीन एक प्राइम लोकेशन पे अपने हाथ में होने से हम भविष्य में बहुत कुछ करने को सोच सकते हैं। इसीलिए ज़मीन बड़ी होनी चाहिए, घर उसके ऊपर में भले ही चाहे मिट्टी का बना करके रहो। और यही काम स्वामी जी ने कश्मीर में भी किया था। कश्मीर गए थे, वहाँ के महाराजा ने कहा था कि स्वामी जी आप यहाँ पे मठ बनाइए। तो स्वामी जी ने कहा कि एक बड़ी ज़मीन दो, वहाँ पे और कुछ कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं चाहिए। जितना आप पैसा हमारे लिए खर्च करना चाहते हैं मठ के लिए, बड़ी ज़मीन दे दो। तो बड़ी ज़मीन वहाँ के महाराजा ने हमको दी थी और स्वामी जी और ये मिसेस ओलीबुल वगैरह वहाँ पे तंबू बना करके रहे थे, टेंट बना करके, टेंट डाल करके रहे थे क्योंकि मकान वगैरह कुछ नहीं था। तो इसका भी एक आनंद है। अभी ये जो अहमदाबाद मठ हमारा हो रहा है, बहुत बड़ी ज़मीन ली गई है, उसके ऊपर में कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड ही है। वहाँ पे एक ट्रेलर रखा हुआ है, तो मैं तो वहाँ पे गया नहीं, किंतु जो-जो गए हैं सबसे रिपोर्ट सुना है कि वहाँ ट्रेलर में रहना, चारों ओर खेत ही खेत है, कितना मज़ा आता है, कितना सुंदर है। अभी कहीं शहर में एक बड़ा-सा मकान ले लिया होता, तो इमीडिएटली शायद हमको रहने के लिए सुविधा हो जाती, किंतु भविष्य का डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं होता, क्योंकि ये जो रेसिडेंशियल एरिया या तो फिर इंडस्ट्रियल एरिया में मठ बनाना, मठ का जो एक धार्मिक आध्यात्मिक वाइब्रेशन वो बनता नहीं है। इसलिए खुले खेत में एक बड़ी सी जमीन ले ली है, कोई भी बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं है, बिल्डिंग वगैरह धीरे धीरे होते रहेंगे। अभी ये लोग ट्रेलर एक डाला है, उसमें ये लोग रह रहे हैं। तो ये स्वामी जी का विचार है, जब भी मठ की स्थापना करनी है तो जमीन पहले बड़ी देख करके ले लो, उसके ऊपर में मकान के लिए इनिशियल जो फंड होता है अपना मठ स्टार्ट करने का, मैक्सिमम फंड जमीन के में भीतर में डालना है, मकान वगैरह बाद में होता रहेगा। तो अच्छा, ये कश्मीर की बात, किंतु कश्मीर में स्वामी जी ये मिसिस ओलीबुल निवेदिता के साथ में टेंट में रहते थे, किंतु अनफॉर्चुनेटली जो भारत के साथ में होता रहा है, यदि कश्मीर में अपना मठ हो जाता ना उस समय, तो पता नहीं ये बाद में भारत की कोई शक्ल ही कुछ अलग होती। किंतु अनफॉर्चुनेटली अपने भारत के साथ की जो परिस्थिति है कि वहाँ का जो ब्रिटिश रेसिडेंट था, उसको ये बात पसंद नहीं आई कि रामकृष्ण मठ वहाँ पे स्थापित हो, क्योंकि उसको पता था कि स्वामी जी की आइडियोलॉजी वैसे तो धार्मिक है, वैसे तो वेदांत के बारे में बोलते हैं, किंतु स्वामी जी से प्रेरणा लेकर के बहुत सारे ये जो रेवोल्यूशनरीज़ है, वो अभी भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन चला रहे हैं। तो रेसिडेंट ने जाकर के महाराजा को धमकी दी कि यहाँ से इन लोगों को हटाओ, इन लोगों को ज़मीन मत दो मठ बनाने के लिए। और हमारा जो वो हिंदू महाराजा थे, वो भी ऐसे कायर बोलो ना कि जो भी बोलो, उसने ब्रिटिश रेसिडेंट की बात सुन कर के ज़मीन फिर से ले ली। तो बोल कर के कश्मीर में अपना मठ नहीं हुआ। तो दैट इज़ माने व्हाट इफ कहते हैं ना इंग्लिश में, यदि ऐसा होता तो क्या होता? तो माने ये सोचने लायक है कि कश्मीर में यदि रामकृष्ण मठ की स्थापना हो जाती, उस समय स्वामी जी के रहते-रहते, तो क्या होता बाद में। तो जो भी है, तो यहाँ पे देखिए कि स्वामी जी का किंतु प्रैक्टिकल सेंस जिस तरह से है, एक तो कि स्त्रियों का पुनरुत्थान, या तो फिर कहेंगे कि स्त्रियों का मानसिक संस्कार सिंचन, ये स्वामी जी के मन में सबसे पहले था। और इसके लिए जो एक प्रैक्टिकल उपाय भी बताते हैं कि मठ की ज़मीन पहले ले लो, ज़मीन बड़ी होनी चाहिए। मकान वगैरह मिट्टी का ही ठीक है, बाद-बाद में सब मकान धीरे-धीरे बनाते रहना। যে নামে বা রকমে জমি কিনলে অনেক दिन চলবে তাই উকিলদের परामर्शे करिबे। जिस नाम से या तो फिर जितना रुपया देने से जमीन खरीदने से बहुत दिन चले, वैसा करना।
और इसके बारे में वकील अर्थात कि ये जो अटॉर्नी, लॉयर वगैरह है, उनका भी सलाह-मशवरा ठीक-ठीक करना। अर्थात ऐसा नहीं कि ये 100 इयर्स की लीज़ पे ली है और 100 इयर्स लीज़ खत्म हो गई तो वो बोले कि चलो दे दो ज़मीन हमको वापिस। अभी ऐसा करने से प्रॉब्लम ये है कि मिशन तो चलने वाला है 1500 साल, तो बाद में क्या होगा? खास करके क्या है कि ये हेडक्वार्टर्स वगैरह शुरुआत के प्रारंभ के मठ बनते हैं। आप सोचेंगे कि चलो 100 साल के बाद में अपने पास में इतने डिवोटी हो जाएँगे, इतना हमारे पास में फंड हो जाएगा कि और बड़ी जगह ले लेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है देखिए यहाँ पे रामकृष्ण आश्रम राजकोट की 100वीं जयंती अभी सेलिब्रेट होने वाली है। आश्रम की स्थापना हुई थी 1927-28 में। तो अभी ये 27-28 तो आ रहा है, तो 100 इयर्स समाप्त होने हैं। तो अभी हम लोगों की मीटिंग हुई थी इसके बारे में, वहाँ पे चर्चा हुई थी कि आश्रम सबसे पहले कौन-सी ज़मीन पे स्टार्ट हुआ था? तो ये तो वो ज़मीन नहीं है, ये ज़मीन तो बाद में ली गई। सबसे पहले ज़मीन जहाँ पे थी, वहाँ पे तो ये विज्ञानानंद जी महाराज आए थे। तो फिर अभी डायरेक्ट डिसाइपल का आगमन जहाँ पे हुआ है, वो तो बड़ी ही पवित्र जगह है। तो किंतु वो जगह तो बाद में हमने बेच दी और दूसरे किसी के पास में है और नई जगह ली। तो क्या है कि वो तो एक मॉन्यूमेंट होता है ना, डायरेक्ट डिसाइपल का आना और यहाँ पे तो माँ स्वयं आएगी यदि स्त्रियों के लिए मठ बनेगा। तो माँ का आगमन जिस ज़मीन पे होता है, बाद में उस ज़मीन को बेच देना या तो फिर वो ज़मीन अपने हाथ से चली जाए, तो कितना बड़ा मिसफ़ॉर्च्यून होगा। तो इसके लिए ही स्वामी जी ने बड़ा लंबा सोच करके कहा था। बात ये नहीं है कि ज़मीन अपने हाथ में रहे ना न रहे, ये जो आध्यात्मिक वाइब्रेशन वहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन माँ और उनकी संगिनियाँ और प्रथम सन्यासिनियाँ जो वहाँ पे रह के जप ध्यान करेगी, वो वाइब्रेशंस कहीं वो बिखर ना जाए, इसलिए स्वामी जी इतना माने केयरफुली परामर्श करने को बोल रहे हैं। जो ज़मीन एक बार लेते हैं, किस नाम से लोगे और किस तरह से लोगे जिससे कि वो सब समय अपने पास में रहे। तो आज यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति। हरि ओम। सत श्री राम शांति।